आवर चैनल। सो आज का वीडियो स्पेशली किस लिए है? अभी आप जो देख रहे हो दैट इज योर 95 प्लस सीरीज जो आज देख रहे हो। ये 95 प्लस सीरीज में मैं क्या कराने वाली हूँ, तो सारे चैप्टर के वन शॉट का अलग से प्लेलिस्ट बना है। ये प्लेलिस्ट है 95 प्लस सीरीज का, जहां पे मैं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस सॉल्व करके देने वाली हूँ। और ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि यही मिलेंगे, बट इसके हैंड रिटन नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएंगे। सो इफ यू हैव नॉट जॉइन्ड द टेलीग्राम ग्रुप येट, फटाफट भागो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। सो वेलकम टू द 95 प्लस सीरीज। और आज हम देखने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स। आता बाळांनो, केमिकल थर्मोडायनामिक्सचा वेटेज आहे 8 मार्क्स। कितना वेटेज है बॉस कितना वेटेज है बॉस इसका? 8 मार्क्स वेटेज विद ऑप्शन है 6 मार्क्स कंपलसरी है। तो वो तो 8 मार्क्स ही हो गया, क्योंकि टॉपिक स्कोरिंग है तो हम पूरा अच्छे से करेंगे। चलो सी द फर्स्ट क्वेश्चन। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट नो वर्क इज डन इन वैक्यूम। वैक्यूम में कोई काम ही नहीं होता। अब वैक्यूम में क्या होता है ना, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। वैक्यूम मतलब जिधर कुछ भी प्रेजेंट ही नहीं है। अब वैक्यूम में क्या होता है, इन वैक्यूम देयर इज नो अपोजिंग फोर्स, यानी ऊपर से कोई पुश करने वाला ही नहीं है, कोई इसको प्रेस करने वाला ही नहीं है। तो इन वैक्यूम नो अपोजिंग फोर्स इज प्रेजेंट। वैक्यूम में क्या होता है, नो अपोजिंग फोर्स इज प्रेजेंट। अब नो अपोजिंग फोर्स के चलते क्या हुआ, इन वैक्यूम नो अपोजिंग फोर्स इज प्रेजेंट, यानी P एक्सटर्नल हुआ 0। अब वैक्यूम में ऑपोजिंग फोर्स ही नहीं है तो P एक्सटर्नल हो गया 0। अब मेरे को बताओ W का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब अगर P एक्सटर्नल ही 0 है तो एनीथिंग इंटू 0 इज गोइंग टू बी 0। तो इन दिस केस work done will be 0। work done will be 0। तो हम क्या बोलेंगे, इन वैक्यूम नो अपोजिंग फोर्स इज प्रेजेंट, यानी P एक्सटर्नल इज 0। फिर फॉर्मूला लिख के बता दो, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो 0 इंटू 0 इज 0, हेंस वर्क डन इन वैक्यूम इज 0। नेक्स्ट, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो, the energy of the universe remains constant। the energy of the universe remains constant। ठीक है, देखो अब मेरे को एक बात बताओ, इधर क्या होगा, एनर्जी सिस्टम टू सराउंडिंग जाएगी या सराउंडिंग टू सिस्टम? बट सिस्टम टू सराउंडिंग जाने दो या सराउंडिंग टू सिस्टम, एनर्जी तो यूनिवर्स में ही है ना। सो एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। फिर जो सिस्टम बंद है, आइसोलेटेड है, उसके केस में भी तो वही होगा, एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग आएगी या सराउंडिंग से सिस्टम। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड का मतलब क्या है, ऐसी सिस्टम जो बंद बंद है। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आइसोलेटेड मतलब बंद है, फिर इधर भी ना बाहर की एनर्जी अंदर ना अंदर की एनर्जी बाहर। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और तीसरा पॉइंट, अब ना तो हम नई एनर्जी बना सकते हैं, ना तो जो एनर्जी है उसको कहीं डाल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी कैन, पहले दो कांस्टेंट के पॉइंट लिख लो तो आपको याद रहेगा। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ना तो इधर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना रही हुई एनर्जी खत्म होगी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर क्या होगा इधर, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड, उसको हम सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन
only be converted from one form to another. Converted from one form to another. समझ में आया? और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका इक्वेशन. तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. ठीक है. सो फर्स्ट लॉ आया तो हम क्या लिखेंगे कि एनर्जी पूरे यूनिवर्स की कांस्टेंट है, फिर आइसोलेटेड सिस्टम की भी एनर्जी कांस्टेंट है, और उसके बाद ना तो नई एनर्जी बन सकती है ना तो जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है. हम सिर्फ एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं. एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते. और लास्ट पॉइंट है आपका इक्वेशन. डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. चलो आगे बढ़ो. व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? अब फ्यूजन का मीनिंग तो सिंपल है कि अपने को एक चीज दी होगी वो होगी सॉलिड में. अब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में करना इसको बोलते हैं फ्यूजन. बट मैम सॉलिड कितना ले? तो सॉलिड लेना चाहिए 1 मोल. फ्यूजन मतलब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में. क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए? 1 मोल. और इधर होना चाहिए टाइम पास. मैम टाइम पास क्या है? टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कांस्टेंट. अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखो. एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction. Enthalpy change accompanying a reaction. Enthalpy change accompanying a reaction when 1 mole of solid को किस में कन्वर्ट करेंगे बॉस? लिक्विड में. 1 mole of solid is converted to किस में कन्वर्ट करना है? 1 mole of liquid. और दोनों में क्या होना चाहिए? टाइम पास. मतलब at constant temperature and pressure. समझ में आया बॉस? इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? देखो सॉलिड ले लो 1 मोल का. सॉलिड का कन्वर्जन किस में होना चाहिए? लिक्विड में. और सॉलिड की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए बॉस? 1 मोल. So 1 mole of solid is converted to 1 mole of liquid at constant temperature and pressure. चलो आगे बढ़ो. What is standard state of a substance? अब हम कब बोल सकते हैं कि ये substance सबसे ज्यादा अपनी standard state में, या ये standard है अभी, कब बोल सकते हैं? तो जब वो ये conditions follow करेगा. So सबसे पहली condition कि वो अपने सबसे stable form में होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि वो स्टैंडर्ड स्टेट में. ओके मैम. फिर उसका प्रेशर होना चाहिए 1 बार और उसका टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन और उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए 1 मोलर. कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर. तब हम बोल सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड स्टेट में है. तो हम कब बोलेंगे द सब्सटेंस इज इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट? तो इसको देखो कैसे लिखेंगे. The substance is said to be in its standard state कब? जब वो बहुत स्टेबल होगा. when it is in its most stable form. जब वो बहुत स्टेबल होगा. when it is in its most stable form at
1 बार प्रेशर, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एट 1 बार प्रेशर 298 केल्विन टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन यानी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एंड कॉन्सेंट्रेशन should be 1 मोलर। बहुत समझ में आया। तो हम कब बोल सकते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो वो स्टेबल चाहिए। ठीक है मैम, समझ गए। फिर उसके बाद प्रेशर कितना चाहिए, उसका प्रेशर चाहिए 1 बार। टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर चाहिए 298 केल्विन, और क्वांटिटी कितनी चाहिए बॉस, 1 मोलर। ये देखो 298 केल्विन टेम्परेचर, उसके बाद 1 मोलर क्वांटिटी, 1 बार प्रेशर, और वो सबसे स्टेबल होना चाहिए। ये 4 कंडीशन होंगे तो बोल देंगे कि वो तो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। चलो बढ़े आगे। डेल्टा एस, अब अच्छा ये डेल्टा एस क्या है, गजनी है ना, ये उम्र में हो जाता है बेटा। अब डेल्टा एस का मतलब क्या है, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी। अब वो बोल रहे हैं इसके लिए एंट्रोपी पॉजिटिव होगी क्या है, नेगेटिव। अब एंट्रोपी मतलब वो कितना फैला हुआ है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, उसको हम बोलेंगे एंट्रोपी। अब इधर 2 यूनिट्स थे एच के, इधर जाके 1 ही यूनिट हुआ, इसका मतलब फैला हुआ था, बट अब वो फैला हुआ कम हो गया। 2 यूनिट्स मतलब 2 ऐसे अलग अलग डायरेक्शन पे थे, अब वो दोनों एक हो गए, यानी अब वो फैले हुए नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन रिएक्टेंट में क्या हो रहा है, इन रिएक्टेंट 2 moles of H are present, 2 moles of H are present, रिएक्टेंट में 2 मोल्स है फैले हुए, 2 moles of H are present, while in product only 1 mole is present, while in product, देखो फैले हुए थे, अब प्रोडक्ट में 1 ही मोल आया, 1 मोल इज प्रेजेंट। उसके वजह से क्या हुआ, जो फैला हुआ पार्ट है वो कम हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू विच, उसके वजह से क्या हुआ, ड्यू टू विच एंट्रोपी डिक्रीजेस, एंट्रोपी डिक्रीजेस। और जब एंट्रोपी कम हो गई तो डेल्टा एस इज नेगेटिव। समझ में आया बॉस, हाँ बोलो, जल्दी बोलो। तुम लोग कमेंट नहीं करते और फिर मेरे को समझ में नहीं आता तुम लोग को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। कमेंट किया करो तुम लोग, ठीक है। देखो एंट्रोपी कम हो गई तो वैल्यू उसकी चली गई नेगेटिव। नेक्स्ट, अब वही क्वेश्चन, व्हाट इज एंट्रोपी। तो मैंने बोला ना, एंट्रोपी मतलब वो फैला हुआ होना चाहिए, प्रॉपरली अरेंज चाहिए ही नहीं। तो हम उसको कैसे बोलेंगे, एंट्रोपी है क्या बॉस, है क्या, तो वो कितना फैला हुआ है, कितना फैला हुआ है। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस, यानी वो कितना फैला हुआ है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। यहां लिखेंगे अपन उसको, यहाँ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। ठीक है बॉस, इसको हम बोलेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितना फैला हुआ है या कितना रैंडमली अरेंज्ड है। एंड व्हाट इज इट्स यूनिट, यूनिट क्या है बॉस, जूल पर केल्विन, और ऐसे भी लिख सकते हो जूल पर केल्विन। समझ में आया, ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, हाउ विल यू कैलकुलेट द रिएक्शन एंथैल्पी ऑन डेटा ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। अब देखो 2 फॉर्मूलाज है, इधर तो बॉन्ड एंथैल्पी का पूछा है बट मैं दोनों बता देती हूँ।
अभी क्वेश्चंस करते टाइम तुमको समझ में आएगा। अगर तुम लोग को एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल दिया तो फॉर्मूला आएगा सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया? अगर ये केमिकल रिएक्शन के लिए बोला, लेकिन अब इधर तुमको डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी के लिए बोला है। डेल्टा एच अपने को किसके लिए बोला है? बॉन्ड एंथैल्पी के लिए। तो बॉन्ड एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। समझ में आया बॉस? तो अगर आपको केमिकल रिएक्शन के लिए बोला, भी जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझेगा, केमिकल रिएक्शंस के लिए बोला तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला पूछा तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। समझ में आया बॉस? चलो, व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन? अभी कंबशन का मतलब क्या है? कंबशन का मतलब है कि आपको वो कंपाउंड लेना है जिसमें कार्बन है और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करनी है। यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करनी है, यानी उसको ऑक्सीडाइज करना है। कैसे करना है? ऑक्सीडाइज करना है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है, बट वो जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको अपने को ऑक्सीडाइज तो करना है, लेकिन वो होना चाहिए अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड स्टेट में। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अ कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट। ऐसा कंपाउंड लो जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। अ कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। उसको हम क्या करेंगे बॉस? कंपाउंड ले लो जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है और उसको हम क्या करेंगे? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। तो कंबशन का तो मतलब ही वही है ना कि ऐसा कंपाउंड ले लो जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है और उसको क्या करो बेटा? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। ठीक है बॉस? ठीक है बॉस? ठीक है बॉस। एग्जाम्पल देखो इसका, C2H2 प्लस 5/2 O2। C2H2 प्लस 5/2 O2 gives 2 CO2 plus H2O, gives 2 CO2 plus H2O, और इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी होगी? तो -1200 किलोजूल। कितनी होगी? किलोजूल। 1200 नहीं, सॉरी 1300, सॉरी। ठीक है बॉस? ठीक है बॉस? ठीक है बॉस। एंथैल्पी ऑफ कंबशन की ये तो मैंने बोल दी है। देयर इज एक्चुअली वन मोर डेफिनेशन, बोलती हूँ तुम लोग को, रुको। वन मोर मतलब ये तो मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बोली, बट चैप्टर का जब मैंने वन शॉट लिया था, इफ यू चेक इन द वन शॉट सीरीज, तो वन शॉट सीरीज में भी मैंने पूरा चैप्टर मस्त डिटेल में लिया है। ये देखो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। The standard state of a combustion is a standard enthalpy change. ऐसे लिख लो, enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of a substance is completely oxidized. 1 mole of a substance is completely oxidized. समझ में आया बॉस? समझ में आया बॉस? A compound, a 1 mole compound, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा। A 1 mole compound in its standard state is completely oxidized. समझ में आया बॉस? और ये रहा उसका एग्जाम्पल. कळालं का बाळांनो? समजलं असेल तर चॅट सेक्शन मध्ये स्पॅम करायचं आहे मॅम जम्या. ठीक आहे, चला नेक्स्ट. व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन?
अब एटमाइजेशन का मतलब क्या है, देखो आपको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया होगा, ये मॉलिक्यूल दिया है, अब सारा घिसा पिटा वही है, मॉलिक्यूल की क्वांटिटी कितनी है 1 मोल। अब ये मॉलिक्यूल को अपने को ब्रेक डाउन करना है उसके एटम्स में, किसमें ब्रेक डाउन करना है, एटम्स में। तो इधर 1 मोल का अपने को मॉलिक्यूल दिया है और वो 1 मोल के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करो उसके एटम्स में, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी वो भालू मॉलिक्यूल के टुकड़ा 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 करो, उसको हम बोलेंगे एटमाइजेशन। तो अब इसको हम कैसा लिखेंगे बॉस, बघा मग ये देखो एक सेंटेंस तो सेम सब जगह वही चिपका देना, एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction, ये सेम होना चाहिए सब जगह, एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction, एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction, accompanying a reaction in which अब क्या होता है, एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction in which, बोलो बोलो, 1 mole of a substance is broken down into its atoms, or the energy change accompanying a reaction in dissociation, ऐसा केमिस्ट्री में अपन उसको हाई फाई लैंग्वेज में बोलेंगे, ब्रेकअप हुआ ऐसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे डिसोसिएशन हुआ, एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction in dissociation of, किसका डिसोसिएशन करेंगे, in dissociation of 1 mole of a substance into its atoms, समझ में आया। तो 1 मोल का सब्सटेंस ले लो और उसके टुकड़ा 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 कर दो, किस में टुकड़ा टुकड़ा करोगे, तो उसको तोड़ के एटम्स में कन्वर्ट कर दो। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस ले लो और उसका टुकड़ा टुकड़ा करो और उसको एटम्स में कन्वर्ट कर दो। ये देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की डेफिनेशन मैंने इधर भी ली थी, पर हम तो ठहरे गजनी, है कि नहीं। ये देखो, द एंथैल्पी चेंज accompanying the dissociation of 1 mole of a gaseous substance into its atoms, 1 mole of substance ले लो और उसके टुकड़ा 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 करो, और टुकड़ा टुकड़ा किस में करो, तो टुकड़ा टुकड़ा कर दो, लेकिन वो टुकड़ा टुकड़ा कर दो एटम्स में। ये देखो Cl2 है, Cl2 का क्या किया मैंने, टुकड़ा 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 किया, और Cl2 का किस में टुकड़ा 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 किया, तो Cl2 का टुकड़ा 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 किया Cl में, और इसको कितनी एनर्जी लगी, 242 किलो जूल। समझ में आया बॉस। सो एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction और accompanying the dissociation of 1 mole of a gaseous, लिख दो यहाँ पे तो याद रहेगा, गैस है तभी तो थोड़ा, 1 mole of gaseous substance into its atoms, और ये रहा उसका एग्जाम्पल। चलो, obtain the expression for work done in a chemical reaction। ओके बॉस, तो ये देखो वर्क का फॉर्मूला बोलो पहले तो। अब बेटा गजनी जैसा किया तो इतना मारूंगी ना, ठीक है। इस लेडी डॉन को तुम लोग अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत मारूंगी, ठीक है। लगेगा नहीं तुम लोग को मैंने मारने के बाद, बट मैं मार सकती हूँ। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सियोनी मैडम, सियोना मैडम, ठीक है। अब देखो P एक्सटर्नल को ना हम P लिख देंगे, P एक्सटर्नल को हम P लिख देंगे, तो W इज इक्वल टू -P। अब डेल्टा V क्या है रे, V2 माइनस V1, माइनस साइन एज इट इज, V2 माइनस V1 है डेल्टा V। अब P को मल्टीप्लाई करो, -P इंटू V2 -P इंटू, अभी इंटू V1, माइनस इंटू माइनस क्या होगा रे, प्लस, तो ये हो गया PV1। समझ में आया बॉस, वेरी गुड। अब देखो
आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। अब अगर ये V1 है तो ये हो गया N1, ये V2 है तो ये हो गया N2, तो PV1 इज इक्वल टू N1RT, PV2 इज इक्वल टू N2RT। तो अब देखो अभी ना ये इक्वेशन में इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये तो इधर में लिख देगी काय लिहिणार मी, आहो बोला, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 जम्या बॉस। तो देखो W इज इक्वल टू माइनस PV2 के जगह क्या डाल दूं, माइनस से, देखो W इज इक्वल टू सामने का माइनस साइन तो नहीं हटाया, माइनस PV2 का वैल्यू कितना है N2RT, बीच में का प्लस साइन एज इट इज। अब ये PV1 का वैल्यू क्या है N1RT। जमिया बॉस, वेरी गुड। अब W इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है रे, RT कॉमन है, RT कॉमन है। अब मैं टर्म्स को रीअरेंज करूंगी तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1, रीअरेंज किया N2 माइनस N1। अब N2 माइनस N1, सामने का माइनस साइन एज इट इज, ये कॉमन है ना, सामने का माइनस साइन एज इट इज। देखो तो N2 माइनस N1 क्या हुआ रे, डेल्टा N RT एज इट इज, और ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, तो इधर लिख दो G फॉर गैस। तो W इज इक्वल टू N2 माइनस N1 RT, सामने का माइनस साइन एज इट इज, N2 माइनस N1 डेल्टा N RT एज इट इज, और सामने का माइनस साइन भी एज इट इज। यहां से हमको न्यूमेरिकल्स आएंगे, डोंट वरी, मैं फॉर्मूला लिस्ट एकदम चकाचक लिख के दूंगी, बट ये तुम लोग फोकस करो। समझ में आया बॉस? चलो आगे, चलो चलो चलो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर PV वर्क डन। अब देखो चिंदी कॉन्सेप्ट है बाळांनो, कसा कॉन्सेप्ट है, चिंदी पिंदी कॉन्सेप्ट है। मेरे को एक बात बताओ, वर्क का फॉर्मूला क्या है मैम? वर्क का फॉर्मूला तो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही है। अब अपने को थर्मोडायनेमिक्स से भी यही फॉर्मूला आता है, ये अपने को प्रूव करना है। वर्क का फॉर्मूला तो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब थर्मो से भी यही फॉर्मूला आया, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए। अब इन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्सचा काहीतरी विचित्र कार्यक्रम चालतो बाळांनो। थर्मोडायनेमिक्स में मेरे को बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में ये देखो, यहां तक तो समझ गया, क्या समझ गया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका ना मैंने एक एक्चुअली ट्रिक बनाया था, बहुत सही ट्रिक बनाया था। रुको एक मिनट, मैं आपको ना इसका ट्रिक दिखाती हूँ, मैंने लिख के रखा है, बहुत सही ट्रिक है। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन है। अब देखो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 में इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ऐसा लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो बॉस, ध्यान से देखो, मगर प्यार से, प्यार से देखो, प्यार से देखो। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, बरोबर। अब फोर्स का तो आपने नया वैल्यू निकाल लिया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए, तो फोर्स का तो हो गया, इधर का डी एज इट इज, इधर का डी एज इट इज। अब क्या होगा, अब ये जो A इंटू डी है ना बॉस, इसको हम बोलेंगे डेल्टा वी। क्या बोलेंगे? डेल्टा वी। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2।
क्या होगा इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल और ये A इंटू डी के जगह आएगा डेल्टा V। क्या आएगा बॉस? डेल्टा V। अब बोलो क्या हुआ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। फोर्स का फॉर्मूला था माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए। अब फोर्स के जगह ये वैल्यू डाल दी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए और इधर का डी एज इट इज। अब ए इंटू डी को हम बोलेंगे डेल्टा वी। तो सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, ए इंटू डी को हम लिखेंगे डेल्टा वी। समझ में आया? सो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। आता है डेल्टा वी काय असतं रे? अहो मैम काय असतं डेल्टा वी? रुको जरा, सबर करो, रुका नहीं जाता। ये देखो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। चलो, what are intensive properties and why is density an intensive property? तो इसका मैंने तुमको ट्रिक बोला था मैम, हम तो ठहरे गजनी। वेरी गुड, इंटेंसिव। अब कैसे याद रखना देखो, I फॉर इंटेंसिव, I फॉर इंडिपेंडेंट, I फॉर इंटेंसिव, I फॉर इंडिपेंडेंट। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? अ प्रॉपर्टी विच इज ऐसी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑन, किस पे इंडिपेंडेंट है? अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, जिसको लेना देना ही नहीं है कि कितना क्वांटिटी है, उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे इंडिपेंडेंट है उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। एक्सप्लेन व्हाई डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है ये देखो, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ध्यान से देखो मैं क्या लिख रही हूँ, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ किसका रेशो है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज द रेशो ऑफ मास बाय वॉल्यूम बराबर मास अपॉन वॉल्यूम है डेंसिटी। अब मास अपॉन वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम दोनों जो है दोनों एक्सटेंसिव है। ध्यान से सुनो, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव। अब दो एक्सटेंसिव का रेशो होता है इंटेंसिव, तो ये दोनों एक्सटेंसिव है, दो एक्सटेंसिव का रेशो होता है इंटेंसिव। तो डेंसिटी इज द रेशो ऑफ मास बाय वॉल्यूम एंड, या ऐसे लिख दो, मास एंड वॉल्यूम बोथ आर एक्सटेंसिव। मास एंड वॉल्यूम दोनों क्या है? बोथ आर एक्सटेंसिव, both are extensive and the ratio of mass and volume दोनों extensive है and the ratio of two extensive is intensive। तो मास और वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव हुए तो डेंसिटी कैसा हुआ? इंटेंसिव। हेंस डेंसिटी इज इंटेंसिव। समझ में आया बॉस? सो सिंपल। तो क्या हुआ? डेंसिटी इंटेंसिव मतलब क्या? इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हुआ? इंटेंसिव। तो डेंसिटी भी कैसी हो गई? इंटेंसिव। चलो
अब ये देखो बॉस, ये है न्यूमेरिकल। हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट्स विथ NO2। NO2 है हाँ वो। व्हेन, फिर से बता रही हूँ, हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट्स विथ NO2। द रिएक्शन दी है और डेल्टा H दिया है। अब ध्यान से सुनो हाँ बेटा, ध्यान से पूरा फोकस करके, पूरा फोकस करके देखो। अब हीट रिलीज्ड इज 1200। अब चारों यूनिट्स की मिला के, इधर 4 यूनिट्स लिए ना स्टार्टिंग में 4 यूनिट्स लिए, तो चारों यूनिट्स की मिला के 1200 है। तो एक यूनिट की कितनी होगी? चारों यूनिट्स की मिला के 1200 है, तो एक यूनिट की कितनी होगी? फॉर 1 मोल ऑफ CO। वो CO नहीं रे। फॉर 1 मोल ऑफ CO हम क्या करेंगे, तो 1200 डिवाइड बाय 4 कर दो। क्यों किया 1200 डिवाइड बाय 4? इसका भी मैंने ना सीधा जुगाड़ लगा के ट्रिक से तुम लोग को आंसर निकाल के दिया। सीधा जुगाड़ लगाया मैंने तुम्हारे लिए। क्या लगाया बॉस? जुगाड़। यू नो जुगाड़, वेट फॉर जुगाड़। वेट, सब्र का फल मीठा होता है बॉस। हाँ ठीक है, देखो अब ध्यान से देखो, 4 यूनिट के लिए इतनी हीट है 1200, तो एक यूनिट के लिए कितनी होगी? 1200 बाय 4 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 300 किलो जूल। ये आ जाएगा आपका 300 किलो जूल। अब ये सिंगल यूनिट की हीट है। अब इसको निकाल के साइड में रख दो। निकाल के कहाँ रख दो? साइड में। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, फॉर सिंगल यूनिट के लिए, फॉर सिंगल यूनिट ऑफ CO समझेगा क्या तुमको? CO ना, वही वाला CO, ठीक है। 1200 अपॉन 4 इज इक्वल टू 300 किलो जूल। अब ये निकाल के साइड में रख दो। बिल्कुल मैम, रख दिया। अब मोल्स ऑफ CO निकालो, मोल्स ऑफ CO। अब CO के मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है बॉस? CO का गिवन मास कितना है? गिवन मास 12 ग्राम ऑफ CO। तो गिवन मास है 12 और मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो CO ना, कार्बन होता है 12, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, तो 12 प्लस 16 कितना हुआ रे? 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2, तो 12 अपॉन 28। बताओ कितना आएगा? 12 अपॉन 28, 12 अपॉन 28। इतना टाइम 0.42 हो गया बॉस, हो गया बॉस, हो गया बॉस। तो पहला मैंने क्या किया, टोटल मेरे को एंथैल्पी दिया था, 4 यूनिट्स का मिला के दिया था, बट मेरे को सिंगल यूनिट का चाहिए था, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 4 किया। अगर 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 ये रिएक्शन में 3 होता तो तुम डिवाइड बाय 3 करते, 4 था तो मैंने डिवाइड बाय 4 किया। सिंगल यूनिट का निकाल के साइड में रख लिया। उसके बाद मोल्स ऑफ CO निकाल लिए, मोल्स ऑफ CO निकाल लिए। अब हीट इवॉल्व्ड कैसे निकालेंगे? तो अब फॉर हीट इवॉल्व्ड, अब फॉर हीट इवॉल्व्ड हम क्या करेंगे? तो आपके जो मोल्स आए हैं बॉस, आपके जो क्या आए हैं? मोल्स। कितने आए हैं मोल्स? मोल्स आए हैं फॉर हीट इवॉल्व्ड 0.42 इनटू द टोटल हीट जो आपने बाद में निकाली, ये जो है, तो 0.42 इंटू 300, बताओ कितना होगा? 0.42 इंटू 300, 0.42 इंटू 300,
यस बताओ बताओ, मैंने तो करके रखा है ताकि मैं इधर तुम्हारे सामने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं। 128.58 मैं तो अपना होमवर्क करके आती हूँ, तुम लोग करके आते हो कि नहीं ये बड़ा सवाल है। मैं तो अपना होमवर्क कैलकुलेशन करके आती हूँ क्योंकि मेरा तो पीसीबी ग्रुप था, तो कैलकुलेशन अगर तुमको 5 मिनट लगता होगा तो मेरे को 7 मिनट तो लगेगा, ठीक है। तो 2 मिनट ऊपर नीचे इज फाइन, बट प्रोवाइडेड करना है आपको, ठीक है। एस्केप नहीं है, भाग तो मैं भी नहीं सकती उससे, तो आप तो बिल्कुल ही नहीं भाग सकते, ठीक है। तो पहला क्या किया, सिंगल यूनिट का निकाल लिया, वेरी गुड। फिर मोल्स निकाल लिए और फिर वो हीट को मोल से मल्टीप्लाई किया। झालो झालो झालो, ये रहा आपका आंसर। चलो नेक्स्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। नो सीधा ये क्वेश्चन को मैं सीधा नो बोल दूंगी। क्यों पता है, क्योंकि मैंने ये 1 शॉट में 2 बार समझाया, लॉन्ग वीडियो में 3 बार। क्या करूं, समझाऊं सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो देखो, वर्क का फॉर्मूला क्या है, क्या है वर्क का फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अपन एक काम करेंगे, ब्लैंक वाली स्लाइड पे लिखेंगे क्योंकि ना मेरी हैंडराइटिंग के वजह से जगह नहीं होगी। देखो वर्क का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। बिल्कुल मैम बिल्कुल। अब पी एक्सटर्नल का एक फॉर्मूला है, पी एक्सटर्नल का फॉर्मूला है P माइनस डेल्टा पी। ओके बॉस, अब देखो, अब ये अपने को है ना छोटे वैल्यू के लिए निकालना है, मतलब बहुत ही वैल्यू छोटी है, तो DW कर दो माइनस पी एक्सटर्नल और डेल्टा V को मैं लिखूंगी DV, ठीक है। देखो W का तो फॉर्मूला आपको पता है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। अब P एक्सटर्नल का वैल्यू है P माइनस डेल्टा P, वो बस लिख के रख दो। अब ये बहुत छोटे वैल्यू के लिए निकालना है, इसलिए DW कर दो, DW माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा, वो ट्रायंगल की जगह मैंने बस D निकाला है। अब ये जो वैल्यू है, ये जो 2 वाली वैल्यू है, ये 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। DW इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल का वैल्यू कितना है रे अंधे लोगों, कितना है, पी एक्सटर्नल है P माइनस डेल्टा पी को हम लिखेंगे डिप्पी। कुछ नहीं किया रे, कुछ नहीं किया। ये देखो माइनस साइन एज इट इज, पी एक्सटर्नल के जगह लिख दिया P माइनस ट्रायंगल डेल्टा के जगह लिख दिया डी 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 डी, P एक्सटर्नल लिख दिया P माइनस डेल्टा P और डेल्टा V को लिख दिया DV। दैट्स इट बॉस, दैट्स इट। यहां तक किया। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, DW इज इक्वल टू DV को P से मल्टीप्लाई करो, सामने का माइनस साइन एज इट इज, माइनस PDV, माइनस PDV। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, DV इंटू DP, DV डिप्पी, DV इंटू DP, DV डिप्पी। अब ये जो DV डिप्पी है, इसका वैल्यू नियरली नेग्लिजिबल है। कैसा है, उसका कोई फीलिंग इच नहीं है रे, तो नेग्लिजिबल है तो लिख के कोई मतलब नहीं है, समझा बॉस। चलो अब उसके बाद लाइन, आई नो टेढ़ी मारी है, बट आपको पता है ना लाइन मारे ची सवई नहीं है बांधनो, लाइन मारने की आदत ही नहीं है, मारने जाती हूँ तो कुछ और ही हो जाता है, मतलब टेढ़ी लाइन हो जाती है। बोलिए बेटा मस्ती नहीं। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब क्या बचा आपका, DW इज इक्वल टू माइनस PDV। जम्या बॉस, जम्या बॉस, जम्या बॉस, जम्या, वेरी गुड। अब देखो, अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करना मतलब ऐसा सांप निकाल दो, टू नु 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 नु, ऐसा ही आता है ना सांप का आवाज, मेरे सांप का तो ऐसा ही आता है। देखो अब यहां से शुरू होगा इनिशियल, यहां पे आएगा फाइनल, इज इक्वल टू, अब इधर सांप निकाल दो, इधर आएगा PDV, माइनस साइन बाहर। अब DV मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1। अब इनिशियल मतलब इधर लिख दो V1, इधर लिख दो V2, बरोबर बरोबर, कुछ नहीं किया।
सांप निकाला, इनिशियल टू फाइनल लिखा, इधर DW एज इट इज इक्वल टू, अब ये जो सांप है ये V1 से शुरू होगा तो V2 तक, माइनस साइन कभी भी सांप के बाहर और PDV। अब देखो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा मैंने उड़ा दिया और उसके जगह मैंने लिख दिया W मैक्स। क्या लिख दिया? W मैक्स। W मैक्स पूरा का पूरा उड़ा दिया, उसके जगह मैंने लिख दिया W मैक्स। अब ये तो आपको समझ गया, V1 टू V2 माइनस साइन और PDV। डन बॉस, डन बॉस, डन बॉस। अब देखो अब देखो अब देखो, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, बरोबर। अब P कैसे निकालेंगे? nRT बाई V को नीचे ले लिया, यस और नो, यस और नो। P इज इक्वल टू nRT बाई V, P इज इक्वल टू nRT बाई V। समझा बॉस? वेरी गुड। अब देखो अब देखो, अब ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस V1 टू V2, P के जगह हम क्या लिखेंगे? nRT बाई V, P के जगह हम लिखेंगे nRT बाई V, और इधर आ गया dV एज इट इज। अब इंटीग्रेशन का एक रूल है, जब भी कोई टर्म कांस्टेंट रहेगा उसको सांप के बाहर ले लो। अब इसको सांप के बाहर कैसे ले? W मैक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, nRT सांप के बाहर आया, V1 टू V2 और इधर dV बाई V। समझा बॉस? समझा बॉस? समझा बॉस? मैं जानबूझ के अलग अलग कलर से लिख रही हूँ ताकि वो आप सांप से कंफ्यूज ना हो। अब देखो W मैक्स इज इक्वल टू माइनस nRT, अब ये जो पूरा सांप है और वो dV बाई V है वो मैंने सब हटा दिया, सब का सब हटा दिया, माइनस nRT सीधा लिख दिया ln, इधर लिख दिया V, माइनस nRT ln और इधर लिख दिया V, और ये शुरू होगा V1 से खत्म होगा V2 पे। That's it boss, that's it। अब ये पूरा सांप गायब किया मैंने, ln लिखा, V1 टू V2। अब इंटीग्रेशन का एक रूल आएगा, काय येणार याचा? रूल। काय रूल आहे मॅम? तर याला म्हणतात अप्पर लिमिट, याला म्हणतात लोअर लिमिट। तो अब इधर रूल आएगा, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस nRT अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट ln ऑफ V2 माइनस लोअर लिमिट ln ऑफ V1, बरोबर। अब एक और रूल है, जब ये माइनस में आएंगे उसको डिवाइड कर देने का, डिवाइड डिवाइड, तो W मैक्स इज इक्वल टू माइनस nRT ln ऑफ V2 अपॉन V1। अब एक गड़बड़ है बॉस, वो ln है, ln अपने को उसको करना है log टू द बेस 10। ln का कन्वर्जन, ये देखो ln है ना, इसका कन्वर्जन log टू द बेस 10 में करना है, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करो एक नंबर से, माइनस साइन एज इट इज। क्या नंबर है? 2.303 से मल्टीप्लाई करो, बाकी सब एज इट इज, nRT ln ऑफ V2 अपॉन V1। ये हुआ आपका फाइनल इक्वेशन। जम्या बॉस, जम्या बॉस, जम्या बॉस। डन 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 डन। चलो बढ़े आगे। ओके, obtain the relationship between delta H and delta U for gas phase। रुको एक मिनट, मैं ना मेरी बॉटल ही नीचे भूल गई हूँ यार, और मुझे कोई लाके भी नहीं देगा। प्यासा दिल मेरा नहीं, घसा मेरा। देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अपने को इनका रिलेशन बोलना है। अब देखो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P, डेल्टा V को हम लिखेंगे V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, मल्टीप्लाई करो P V2
माइनस PV1। जमिया बॉस, जमिया बॉस, जमिया। अब देखो PV1 कितना होगा, PV1 मतलब N1 RT, PV इज इक्वल टू NRT है, तो V1 N1, फिर PV2 N2 RT, PV इज इक्वल टू NRT है ना, तो V1 N1, V2 N2। अब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 कितना है N2 RT माइनस PV1 कितना है N1 RT। अरे वाह 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 वाह, दोनों में कॉमन क्या है जी, अजी सुनते हो, ये देखो दोनों में कॉमन आया है RT, डेल्टा U, H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ये दोनों में कॉमन है RT, फिर ये हुआ N2 माइनस ये हुआ N1, तो N2 माइनस N1 इंटू RT, फिर ये कैसा हुआ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस N2 माइनस N1 को हम क्या बोलेंगे डेल्टा N, और ये रहा RT। अब ये जो डेल्टा N है ये नंबर ऑफ मोल्स हमेशा गैस फेज वाले ही लेने हैं, तो नीचे लिख दिया G, तो फाइनल इक्वेशन क्या हुआ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। इतना तो सिंपल है, बस यही स्प्लिट करना था। फिर PV2 N2 RT माइनस N1 RT, N2 माइनस N1 डेल्टा N, RT कॉमन, सोचिंदी। चलो, स्टेट Hess लॉ फॉर कांस्टेंट हीट सबमिशन एंड स्टेट इट्स एप्लीकेशन। अब मैं सिर्फ Hess लॉ आपको बोलने वाली हूँ, आगे का आपको होमवर्क देने वाली हूँ, ठीक है ठीक है। देखो, स्टेट Hess लॉ फॉर कांस्टेंट हीट सबमिशन, मेरे पास है मेरे पास है मेरे पास है, क्यों है बोलो, क्योंकि ये मैंने सिखाया था और तुम गजनी लोग भूल गए हो, वन शॉट में सिखाया था। किधर है प्लीज मिल जा, हाँ ये रहा, देखो ये है Hess लॉ, द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। मतलब मान लो ये एक रिएक्शन है A टू B और ये दूसरी रिएक्शन है B टू C। अब इसको एंथैल्पी लगी है 2 किलो जूल और इसको एंथैल्पी लगी है 4 किलो जूल। अब आपको पूछा है टोटल एंथैल्पी कितनी है, देखो A टू B की दी है, B टू C की दी है, लेकिन डायरेक्ट A टू C की कितनी है आपको पता नहीं है, तो आप क्या करोगे 4 प्लस 2 यानी कितनी हुई 6। तो इसका मतलब है पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी होगी, तो इंडिविजुअल को ऐड करो, इंडिविजुअल को ऐड करो, तो देखो द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, पूरे रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकालना है, द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू, किससे इक्वल है ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम यानी एडिशन, इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। हर एक इंडिविजुअल स्टेप को एडिशन करो तो आपको रिएक्शन की टोटल एंथैल्पी आ जाएगी। तो ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो इंडिविजुअल का एडिशन करो, द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ, यानी एडिशन इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। ये जो इंडिविजुअल स्टेप है इनका एडिशन करो और इंडिविजुअल स्टेप का एडिशन किया तो टोटल एंथैल्पी आ जाएगी। द ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। क्लियर है बॉस? चलो नेक्स्ट, इधर थे अपून, ये स्टेट Hess लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन में आपको होमवर्क दे रही हूँ। अब आए हैं हम न्यूमेरिकल्स पे। एसी लगा रही हूँ तो ठंडी लग रही है, बंद कर रही हूँ तो गर्मी हो रही है, क्या करे इंसान, स्ट्रगल। चलो, बिफोर वी मूव ऑन टू सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स, मैं ना आपको फॉर्मूला लिस्ट लिख के देती हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। ये देखो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V,
वन शॉट में मैंने लिख के दी है बाय द वे फॉर्मूला लिस्ट, बट अब क्या ही है, तुम लोग तो मेरी जान हो, तो अभी तुम बोलोगे फिर मैं नहीं मिली फॉर्मूला लिस्ट, इसीलिए फिर से लिख रही हूँ, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, फिर उसके बाद आता है W मैक्स का फॉर्मूला, क्या है W मैक्स का फॉर्मूला, -2.303, अभी देखा, अभी जस्ट देखा, nRT log to the base 10 V2 upon V1, फिर उसके बाद डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, वेरी गुड, फिर उसके बाद डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, वेरी गुड, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, वेरी गुड, फिर वर्क डन का एक और फॉर्मूला है, बरोबर। फिर वो केमिकल रिएक्शन की अगर एंथैल्पी निकालनी है तो मैंने फॉर्मूला बोला था, केमिकल रिएक्शन की निकालनी है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और बॉन्ड एंथैल्पी की निकालनी है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। समझ में आया बॉस? यस और नो? वेरी गुड। फिर एक लास्ट गिब्स का कर दो, इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज तो स्किप मत करो, ये वाले तो मैंने चुन चुन के सबसे इंपॉर्टेंट निकाले, और दो तीन है बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन भी नहीं आते, बट ये मैंने चुन चुन के निकाले, तो ये तो आपको करने ही है। रेडी है बॉस? ले लो स्क्रीनशॉट। रुको मैं मेरा ऑटोग्राफ देती हूँ तुम लोगों को, मेरा ऑटोग्राफ दे देती हूँ, ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन आएगा तो यू कैन यूज माय ऑटोग्राफ। चलो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट किडिंग गाइस, कम बैक टू दिस। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम, अच्छा देखो, हाँ तुमको एक ट्रिक बोलती हूँ, जब किसी को बोलना मत ये ट्रिक, ये मेरी पर्सनल खोजी हुई ट्रिक है, जब क्वेश्चन में सिर्फ आइसोथर्मली यूज हो, ये वर्ड यूज हो आइसोथर्मली, तो आप है ना ये वाला फॉर्मूला यूज करना। सिर्फ आइसोथर्मली हो तो W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V का करना, लेकिन अगर ये दोनों टर्म्स हो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, तो आप ना W मैक्स का फॉर्मूला यूज करना। ये मेरी पर्सनल खोजी हुई ट्रिक है। तो आइसोथर्मली यानी W का सिर्फ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, और आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली रहा तो W मैक्स का। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्या है। 1 mole of an ideal gas is compressed from 500 centimeter cube against a constant external pressure। मतलब इधर अपने को दिया है V1 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब बाय द वे 500 सेंटीमीटर क्यूब होता है 0.5 dm क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ कितना है 1.2 इंटू 10 रेज टू 5 पास्कल। अब अपने को ये बार में चाहिए तो क्या करना है, 1.2 इंटू 10 रेज टू 5 है, बार में करने के लिए इंटू 10 रेज टू -5 कर दो, तो +5 -5 कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपका P एक्सटर्नल कितना आया 1.2 बार। ठीक है, तो ये P एक्सटर्नल की वैल्यू, ये V1 की वैल्यू बराबर। अब क्या है, द वर्क इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज 36.0 जूल, मतलब वर्क दिया है 36.0 जूल। अब ध्यान से देखो, ये डीएम क्यूब में है, ये बार में, लेकिन ये जूल में है, तो अपन इसको भी डीएम क्यूब बार में करेंगे। कैसे,
36.0 को डिवाइड कर दो 100 से, तो ये हो जाएगा 0.360 dm क्यूब बार। ओके, तो ओ नो, तो ये देखो, तो ये अपन ने निकाल लिया वर्क। कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, यानी अब निकालना है V2। देखो सब कन्वर्जन किए इसीलिए बॉक्स कर दिया। V1 था 500 सेंटीमीटर क्यूब, DM क्यूब में वो हुआ 0.5, P एक्सटर्नल 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल था, तो वो हो गया 1.2 बार। अब वर्क था जूल में, लेकिन अपने को उसको DM क्यूब और बार में करना था, क्योंकि वॉल्यूम DM क्यूब में था, प्रेशर बार में था, तो उसको मैंने डिवाइड बाय 100 किया। अब डिवाइड बाय 100 करने की वजह से क्या हुआ बॉस, वो हुआ 0.360 और अपने को फाइंड करना है V2। देखो सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सब अपनी आंखों के सामने हो रहा है, देखो, और अपने को फाइंड करना है V2। अब तुम मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? V1 दिया है, V2 दिया है, V1 दिया है, वर्क दिया है, P एक्सटर्नल दिया है, V2 निकालना है। तो सिंपल है बॉस, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V कितना होता है रे? V2 माइनस V1। अब वर्क कितना निकाला अपन ने? 0.360 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल है 1.2, V2 निकालना है, V1 है 0.5। अब क्या करें? अब ये 1.2 मल्टीप्लीकेशन में है, इसको ले लो नीचे, 0.360 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज माइनस V2, ठीक है, माइनस V2, हाँ ये देखो 1.2 को नीचे ले लिया, माइनस 0.5। ओके बॉस, सीधी बात, नो बकवास। देखो 0.360 अपॉन 1.2 होता है 0.3 इज इक्वल टू माइनस साइन पूरे ब्रैकेट के सामने, तो मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू V2, तो माइनस V2, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 0.5। अब ये माइनस V2 उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस V2, माइनस V2 उधर गया प्लस V2, ये बचा 0.5 और ये प्लस 0.3 इधर आएगा, हो जाएगा माइनस 0.3, तो V2 कितना हुआ? 0.2 dm क्यूब। समझा बॉस? कुछ भी तो नहीं किया। V2 माइनस V1, ये 1.2 को नीचे लिया, वो हो गया 0.3, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू V2 माइनस V2, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 0.5, माइनस V2 उधर गया प्लस V2, फिर 0.5, ये 0.3 उधर गया माइनस, तो 0.5 माइनस 0.3 0.2 dm क्यूब। जमया बॉस? चलो नेक्स्ट कैलकुलेट, ये तो समझ गया ना। अब ये कुछ सॉल्व है, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस है, ठीक है। अब ये देखो, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन, यानी इधर तो आपको सीधा W मैक्स का ही फॉर्मूला यूज करना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क डन व्हेन 24 ग्राम ऑफ O2, यानी अपने को क्या क्या दिया है देखो, लेट अस सी क्या क्या दिया है। मास ऑफ O2, मास ऑफ O2 कितना है? मास ऑफ O2 24 ग्राम ऑफ O2। एक्सपांडेड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, देखा बोला था ना ट्रिक आएगी, तो W मैक्स यूज करना है। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ, फ्रॉम मतलब P1 दिया है 1.6 बार टू 1 बार, यानी P2 दिया है 1 बार, बराबर एट 298 केल्विन, टेम्परेचर है 298 केल्विन। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। और R की वैल्यू ले लो 8.314, बराबर बराबर बराबर। अभी इतना सिंपल है, देखो P1 दिया है, P2 दिया है, T दिया है, R दिया है। अब फॉर्मूला क्या है W मैक्स का? W मैक्स इज इक्वल टू
-2.303 nRT log to the base 10। देखो मैम आपने तो V2 अपॉन V1 सिखाया था, तो बेटा V2 अपॉन V1 का ही मतलब होता है P1 अपॉन P2। तो अगर प्रेशर वॉल्यूम दिया होगा तो V2 अपॉन V1, पर प्रेशर दिया होगा तो P1 अपॉन P2। अब एक दिक्कत है मैम, N नंबर ऑफ मोल्स तो दिया ही नहीं है, तो मोल हम कैसे निकालेंगे? तेरे मोल देखो, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 24, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है O2 है ना, तो ऑक्सीजन है 16, तो 16 इंटू 2 करेंगे। 16 इंटू 2 कितना होता है? 16 इंटू 2 बोलो बोलो 32, तो 24 अपॉन 32 ये आ जाएंगे इसके मोल। क्या आ जाएंगे? मोल। समझ में आया बॉस? ये आ जाएंगे इसके मोल। मोल 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 कितने आए थे मोल? अरे रुको रुको, क्या गड़बड़ है? 0.75 आए थे, 0.75 हो गया, हो गया। अब N भी आ गया, R भी आ गया, T भी आ गया, और P1 और P2 भी है। चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार फिर से तुम्हारे मन के लिए लिख देती हूँ फॉर्मूला। W max is equal to -2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2। चलो 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 चलो, W max is equal to -2.303, अब भी N निकाला 0.75, R ले लिया 3.14, T था 298 केल्विन, फिर लॉग टू द बेस 10। P1 कितना था रे? 1.6 बार, और P2 था, P1 था 1.6, P2 था 1। अब क्या करना है ध्यान से देखो, 1.6 अपॉन 1, वो अपॉन 1 का तो कोई यूज नहीं है, तो 1.6 की वैल्यू लॉग में देखो। अब जब आप 1.6 की वैल्यू लॉग में देखोगे तो क्या आएगा मैं बता दी हूँ, रुको रुको। 8.314 इंटू 298 इंटू 1.6 की वैल्यू लॉग में आएगी 0.2041, 0.2041, 0.16 का 0 में देखना है आपको। अब ये पूरा मल्टीप्लाई करो और मेरे को बता देना कमेंट में आंसर क्या आया। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन छोड़ा है आपके लिए, सिर्फ। ठीक है, ए वाह, ये देखो ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, मतलब ऑरेंज नहीं है बट लग रहा है। ठीक है, अब ये W max निकालो और मेरे को बताओ। ये 1.6 सीधा मत लेना, बच्चे इधर गलती कर देते। 1.6 सरळ घेणार, 1.6 चा लॉग बघायचं म्हणजे 16 चा 0 मध्ये। चलो आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये है सॉल्वर्ड न्यूमेरिकल। देखो 4.1, 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally। रिवर्सिबली तो नहीं है इधर, तो सिर्फ आइसोथर्मली यानी W वाला फॉर्मूला यूज होगा। चलो फिर 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally from 15 dm cube, यानी V1 है 15 dm cube to 20 dm cube, यानी V2 है 20 dm cube at a constant external pressure। कितना है P external? 1.2 बार। आपको क्या कैलकुलेट करना है? Estimate the work done in dm cube and bar, dm cube bar and joule। तो सिंपल है, V1 दिया है 15, V2 दिया है 20, P external 1.2 और W निकालना है। सो छीन दी बॉस, W is equal to minus P external डेल्टा V। मैम ये डेल्टा V क्या होता है? V2 minus V1, V2 minus V1। सो छीन दी
दिया था, बोला 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 माइनस पी एक्सटर्नल कितना है 1.2, विट्टू 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 20 माइनस V1 15। अरे वाह 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 1.2 इंटू 5। अब 1.2 इंटू 5 कितना आएगा पता है क्या? कैसा गुंडा बनेगा रे तू? 6.0। और ये आंसर आएगा DM क्यूब बार में। बट आहो थांबा, रुको जरा, सबर करो, अपने को DM क्यूब बार और जूल में भी बोला है, तो 1 DM क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल। तो W कितना होगा? -6 इंटू 100। तो इन जूल आपका आंसर आया -600। समझा बॉस? समझा बॉस? समझा बॉस? कुछ भी तो नहीं था, V1 दिया था, V2 दिया था, P एक्सटर्नल दिया था। डेल्टा V क्या होता है? V2 माइनस V1 मल्टीप्लाई करो 20 माइनस 15, आहो 5 असतं 1.2 इंटू 5 6.0। बट ये तो आया DM क्यूब बार में। जूल में कैसे करना है? तो कन्वर्जन भी लिख के दिया, 1 DM क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल। मल्टीप्लाई कर दो, -6 इंटू 100 -600। जम्या बॉस, जम्या जम्या बाळांनो, लवकर लवकर लवकर, जम्या की नाही? फटाफट बोलो, फटाफट। कैसे बोलो? फटाफट। सच अ चिंदी कॉन्सेप्ट। चिंदी, इन्होंने अपनी इज्जत ही नहीं रखी, इतना चिंदी कॉन्सेप्ट। उनको पता नहीं है कि तुम लोग किसके शिष्य हो, इसलिए ऐसा चिंदी क्वेश्चन डाल दिया। देखो चलो अगला, प्रे करो भाई ये भी चिंदी हो, ठीक है? खुश मत हो, ज्यादा उड़ो मत। चलो आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर required to compress 2 moles of an ideal gas from volume 25 dm cube to 13 dm cube। ओके, कौन सा है ये? कौन सा है ये? कौन सा है? देखो रेडी, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, ये दो टर्म्स तो नहीं है, यानी W मैक्स तो नहीं है। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली आएगा तो W मैक्स। अब देखो, कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी P एक्सटर्नल निकालना है। हाँ जी, समझ गए हम। टू कॉम्प्रेस 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 25 dm क्यूब, यानी V1 दिया है 25 dm क्यूब, टू V2 कितना है रे? 13 dm क्यूब, और वर्क डन कितना है रे? 4862.4 जूल। भाई साहब ऐसे लग रहा है फोन नंबर दे दिया है ऑथर ने। ऑथर मतलब वो जिसने बुक वो किया है। अब देखो, नहीं अगर वैसे तो तुम लोग चालाक लोग हो, बट तुमको क्वेश्चन आया मैम W मैक्स का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, तो बेटा ध्यान से देखो, प्रेमाने बघा त्याच्याकडे, प्यार से देखो, क्या आपको टेम्परेचर दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या मैं अंधी हूं? नहीं, दिया ही नहीं है। तो अगर टेम्परेचर ही नहीं दिया तो W मैक्स का फॉर्मूला कैसा यूज करेगा रे तू? कैसा करेगा? कैसा करेगा? तो देखो अब क्या फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। डेल्टा V कितना है रे? डेल्टा V V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। अब बताओ जरा, क्या आप मुझे बताओगे क्या करना पड़ेगा? यस 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 यस, आहो बोला, आहो बोला 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 बोला। अब देखो ये जूल में दिया है, इसको DM क्यूब बार में करने के लिए अपन है ना इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। ये जूल में दिया है ना, तो 4, आपको बोला तो था यार 1 DM क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल। तो अब इसको DM क्यूब बार, देखो DM क्यूब बार को जूल में करने के लिए मल्टीप्लाई किया, अब जूल को DM क्यूब टू बार में करना है तो डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड बाय 100 कर दो। कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा रे? बोलो बोलो, आप समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रही हूँ?
1 dm क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल, बरोबर। dm क्यूब बार टू जूल करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया, अब जूल टू dm क्यूब बार करने के लिए डिवाइड बाय 100 करो, तो इसको dm क्यूब बार में करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया, तो ये क्या होगा रे, क्या होगा रे, 48.62, 48.62, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो मगर प्यार से, वर्क डन कितना है, 48.62 इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल तो निकालना है, और V2 माइनस V1, V2 कितना है, V कितना है, V2 13 माइनस V1 कितना है 25, बोलो अब 13 माइनस 25 कितना होगा, अरे बोलो ना, 13 माइनस 25, 13 माइनस 25, अब इधर भी माइनस है और जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा, इधर भी माइनस है, 13 माइनस 25, तो आंसर आएगा 12, अरे बोलो बोलो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा रे, अब देखो 48.62, अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो 12 है मल्टीप्लिकेशन में है तो ये गया नीचे और इधर सिर्फ बचा P एक्सटर्नल, तो 48.62 ये देख के बता दो मेरे को, 48.62 अपॉन 12 कितना आया 4.05, तो आपका P एक्सटर्नल आया 4.05 बार, समझ में आया बॉस। तो कुछ भी तो नहीं किया, बस इसको जूल को डीएम क्यूब बार में किया बाय डिवाइडिंग बाय 100, फिर ये मल्टीप्लिकेशन में था नीचे गया डिवीजन हो गया मल्टीप्लिकेशन का, सिंपल, कैसा है सिंपल। चलो आगे बढ़े, अब ये क्वेश्चन देखो, 2 moles of an ideal gas are expanded isothermally and reversibly, isothermally and reversibly, यानी कौन सा फॉर्मूला, अरे मेरे गजनी W max का 2 moles of an ideal gas, यानी N दे दिया 2 mole, बिल्कुल expanded isothermally and reversibly from 20 liter, तो V1 20, V2 30, कैलकुलेट द वर्क डन यानी W मैक्स निकालना है, R दे दिया है 8.314, ओ नो 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 नो, टेम्परेचर, हाँ मैंने टेम्परेचर देखा ही नहीं, 300 केल्विन, मेरे को लगा इसमें भी टेम्परेचर नहीं दिया, फिर तुम पूछोगे मैम इसमें भी तो नहीं दिया टेम्परेचर, तो अंधे लोग दिया है ना बाळांनो। चला बोला W मैक्स चा फॉर्म्युला काय, -2.303 nRT log to the base 10 V2 अपॉन V1, सोच हिंदी, मल्टीप्लिकेशन तो तुमको ही करने बोलने वाली हूँ, तर नीट लक्ष द्या, नीट लक्ष द्या, प्रेमाने बघा त्याच्याकडे। W मैक्स इज इक्वल टू -2.303, N कितना है 2, R कितना है 8.314, T कितना है 300, log to the base 10 V2 अपॉन V1, V2 कितना है 30 और V1 कितना है 20, अगर आप 30 by 20 करो 3/2 तो आएगा 1.5, तो मैं सीधा 1.5 लिख दूं क्या, अरे V2 है ना बाबा 30, V1 है 20, तो 30 by 20 0 0 कैंसिल, 3/2 1.5, तो सीधा 1.5 लिख दिया। अब 1.5 की कितनी वैल्यू है, 1.5 की कितनी वैल्यू है, तो 1.5 के वैल्यू के लिए आपको 15 की वैल्यू देखनी पड़ेगी जीरो में, 15 का देखो जीरो में, एक मिनट रुको,
15 का देखो जीरो में कितना आएगा, जीरो में देखो 0.1761 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो और मुझे फाइनल आंसर कमेंट करके बताओ। कैसे बताओ, कमेंट करके फाइनल डब्ल्यू मैक्स बताओ। फाइनल फाइनल दैट्स इट, फाइनल। डन 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 डन। चलो नेक्स्ट, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलोजूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड। हीट मतलब Q। अब जब हीट रिलीज होती है, जब कोई चीज बाहर जाती है तो वो नेगेटिव हो जाती है, तो हम यहाँ लिखेंगे -2 किलोजूल, क्योंकि हीट बाहर चली गई। हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम एंड 6 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क मतलब W। अब मेरे ऊपर किसी ने काम किया, जो मेरे ऊपर काम करेगा वो प्लस आएगा, तो +6 किलोजूल। हीट रिलीज हुई तो माइनस, और सिस्टम पे वर्क हुआ तो प्लस। कैलकुलेट डेल्टा H एंड डेल्टा U। अब डेल्टा U तो आप फर्स्ट लॉ से निकाल ही सकते हो, Q + W। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q कितना है -2 प्लस W कितना है 6, तो आपका डेल्टा U आया 4 किलोजूल। समझ में आया बॉस? समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, यस और नो? फिर उसके बाद और क्या निकालने बोला है, डेल्टा H। अब देखो डेल्टा H निकालने बोला है। डेल्टा H की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी Q की होती है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो डेल्टा H उतना ही होगा जितना Q है, तो डेल्टा H आपका हुआ -2 किलोजूल। समझा बॉस? -2 किलोजूल, तो डेल्टा H उतना ही है जितना Q है, तो डेल्टा H हुआ -2 किलोजूल। अब 2 मिनट सब रिलैक्स करो, 2 मिनट रिलैक्स। chill for 2 minutes. दो मिनट सील करो, सील 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 सील। चलो 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं, अब वो कर देंगे। रेडी? कैसे करोगे ये? कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 4 moles of SO2 at 25 डिग्री सेल्सियस। रुको, स्टेट वेदर द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। अब वर्क किस पे हुआ? जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सिस्टम ने वर्क किया या सिस्टम पे वर्क हुआ, तो ना ये वाला फॉर्मूला यूज करना, -W इज इक्वल टू -डेल्टा nRT। ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर आंसर प्लस आया, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ वर्क सिस्टम ने किया या सिस्टम पे हुआ, तो ये वाला यूज करना, W इज इक्वल टू -डेल्टा nRT। इसका आंसर अगर पॉजिटिव आया तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव आया तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये 2 चीजें याद रखना। किसने किस पे वर्क किया, ऐसा क्वेश्चन आया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, W इज इक्वल टू -डेल्टा nRT। आंसर पॉजिटिव आया तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव आया तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब इधर 4 moles ऑफ SO2 बोला है ना, तो मैं क्या करूंगी, ये 2 SO2 है ना, तो इसको कर दूंगी 4 SO2 प्लस। अब ये देखो 2 का आधा हो गया 1, तो 4 का आधा कितना होगा 2, 2 का आधा हुआ 1,
तो 2 का आधा अगर 1 हुआ तो मैंने इधर 4 लिया, तो 4 का आधा क्या होगा 2। समझा बॉस, समझा बॉस, समझा बॉस। गिव्स 2SO3। अब देखो 2 इधर है, इधर भी 2 है, तो अपने केस में इधर 4 है तो इधर भी 4 आएगा। समझा मैंने क्या जुगाड़ लगाया? उन्होंने 4 यूनिट्स बोले और 2 यूनिट्स का रिएक्शन दे दिया, तो मैंने 2 के जगह 4 ले लिया। फिर देखा इधर 2 का हाफ हुआ 1, तो 4 का हाफ मैंने कर दिया 2। फिर इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो इधर 4 है तो मैंने भी 4 लिख दिया। अब डेल्टा n कैसे निकालोगे? डेल्टा n कैसे निकालोगे? तो डेल्टा n के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। कोएफिशिएंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कितना है 4, माइनस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट कितना है, तो ये 4 + 2 कितना हुआ 6, तो 4 - 6 यानी आपका डेल्टा n आया -2। डेल्टा n कैसे निकालना है? देखो फॉर्मूला के लिए डेल्टा n लगेगा ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट 4 है, माइनस रिएक्टेंट 4 + 2 6 है, तो समझा क्या? सो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इधर लिखो क्या P - R, तो 4 - 6 हुआ -2। अब W = माइनस डेल्टा n RT, तो W = माइनस डेल्टा n कितना है? ये देखो इधर तो ऑलरेडी माइनस है, अब इधर हो जाएगा वापस से माइनस डेल्टा n RT है ना, तो फॉर्मूला का माइनस साइन और ये डेल्टा n का माइनस साइन इंटू R है 8.314 इंटू T कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 + 2 73 करना होगा आपको, 298 केल्विन में करना है ना उसको, 298 केल्विन। अब मेरे को इस पे से एक बात तो समझ में आई, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, जो भी मेरा आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। तो मेरा आंसर कितना आएगा 4.995, ये आपको मल्टीप्लाई करना है 4.995, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ। अब मैंने क्या बोला, जब प्लस होगा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, माइनस आता आंसर तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, प्लस आया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम एलविश भाई का सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। समझा बॉस, समझा बॉस, समझा बॉस, समझा बॉस। डन, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है, और मैंने बोला ना जब रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब देखो प्रोडक्ट कौन है आपका, प्रोडक्ट कौन है CO2 और H2O, प्रोडक्ट है CO2 और H2O, बट ये CO2 के सामने 4 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू CO2 का वैल्यू कितना दिया है मेरे को, 4 इंटू -393.5, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट है CO2, तो CO2 का वैल्यू है बट सामने 4 है तो इंटू 4, प्लस एक और प्रोडक्ट है, ये देखो ये प्रोडक्ट मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रही हूँ, माइनस यहाँ पे मैं रिएक्टेंट लिखने वाली हूँ, और प्रोडक्ट और कौन है H2O, बट 6 H2O है तो 6 लिख दिया, 6 इंटू H2O का वैल्यू कितना है -285.8, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट, माइनस रिएक्टेंट कौन है C2H6, तो इधर लिख दिया 2 इंटू क्यों, क्योंकि 2 यूनिट्स है। अब C2H6 कितना है -84.9 प्लस 7O2 है तो 7 इंटू, अब O2 तो दिया ही नहीं है तो क्या करूं, तो 7 इंटू 0, तो समझा केमिकल रिएक्शन आया तो प्रोडक्ट इंटू रिएक्टेंट। अब ये प्रोडक्ट को स्क्वायर ब्रैकेट किया माइनस रिएक्टेंट को स्क्वायर ब्रैकेट किया, प्रोडक्ट क्या है CO2 तो 4 है इसीलिए 4 इंटू CO2 का वैल्यू
फिर प्लस H2O 6 है तो 6 इंटू H2O कितना है माइनस 285 वो कर दिया, माइनस रिएक्टेंट C2H2 कितना है C2H2 माइनस 84.9 बट 2 है तो इंटू 2, O2 7 है तो 7 बट O2 का वैल्यू दिया नहीं है तो इंटू 0, तो ये हो गया प्रोडक्ट माइनस ये हो गया रिएक्टेंट। समझा बस? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कितना आया आंसर, ये लोग ये आंसर तो आप मुझे बोलो यार प्लीज। एडिशन सब्ट्रैक्शन, आई एम स्पीचलेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको ही करना है। ये मैंने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो आपको आ सकते हैं। तो चॅप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स। बिलकुल हा चॅप्टर स्किप करू नका, याचा वन शॉट मी ऑलरेडी टाकलेला आहे, वो भी देखो, क्वेश्चंस भी देखो और पूरा जोर लगा के टॉपिक सॉल्व करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चैनल पे मैं सारा अक्टूबर तक सिलेबस करा लूंगी, बोर्ड्स का भी, सीईटी का भी, प्लस फ्री हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। बाकी मैं मंडे टू सैटरडे लाइव आती हूँ शार्प 8 PM फॉर क्लास 12। मंडे टू सैटरडे मैं रोज आपको लाइव यही दिखूंगी शार्प 8 PM। बाकी मिलते रहेंगे चैनल पे, तब तक हंसते रहो, खुश रहो, खेलते रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।